देख रहे हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ये होगा कि इफ ए सिलेंडर containing a gas is placed in a vacuum, मतलब हम अरेंजमेंट क्या ले रहे हैं कि सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के अंदर जो है ये पिस्टन है और इसके अंदर हमने भरी हुई है गैस, इसको हमने वैक्यूम में ले लिया। अब वैक्यूम का मतलब ये है कि इस पिस्टन पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा, 0। ठीक। अब अगर मैं यहां प्रेशर 0 कर दूं तो उसका मतलब ये होगा कि जो गैस यहां पड़ी हुई है वो सडनली जो है ऊपर की तरफ जो है पिस्टन को धकेलेगी। भाई यहां से अगर आप प्रेशर लगाते हो तो गैस को रोकने का काम करेगा वो, लेकिन आप सडनली आप प्रेशर को 0 कर दो तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड कर जाएगा और एक्सपेंड करेगा फ्रीली, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्री एक्सपेंशन। ठीक। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है फ्रीली तो इस केस में क्या होगा, ये एक्सपेंशन जो है सडनली होगा, सडनली और फ्रीली या फ्री एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। अब सडनली हो रहा है प्रोसेस, तो जो प्रोसेस सडनली होता है वो नेचर उसका क्या होगा, इरिवर्सिबल। या आपको याद हो मैंने बताया था कि प्रोसेस अगर बहुत स्लोली होगा तो रिवर्सिबल होगा और अचानक से होगा तो क्या होगा, इरिवर्सिबल। अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसके वर्क का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबके लिए मैं फार्मूला यूज कर सकता हूं, चाहे कोई सा ही प्रोसेस हो। अगर मैंने पी एक्सटर्नल 0 कर दिया है तो इस केस में डब्ल्यू क्या होने वाला है, 0। ठीक है। तो पहली बात, वर्क क्या होगा इस केस में, 0। दूसरी चीज, अगर यहां से मैं देखूं कि जो प्रोसेस हो रहा है वो सडनली हो रहा है, सडनली होगा, बहुत तेजी से होगा, तो इट बिकम्स एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब ये होगा कि देयर इज नो एनफ टाइम टू ट्रांसफर हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पर इसको हम एडियाबेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल भी बोला जाएगा। फिर कैसे बोलेगा, तो फ्री एक्सपेंशन को हम सिंपल ये बोलेंगे कि नो हीट ट्रांसफर यानी Q इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लॉ लगा दूं मैं तो डेल्टा E होता है Q प्लस W, और Q प्लस W जो है दोनों 0 है तो डेल्टा E का वैल्यू भी क्या हो गया, 0। और डेल्टा E 0 है तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा T भी क्या होगा, 0। सिमिलरली डेल्टा H ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0। तो फ्री एक्सपेंशन में ये सारी टर्म जो है 0 होगी, ठीक है ना, एक्सेप्ट एक चीज नॉन 0 होगी कि डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए बात को, ये स्पेशल केस है वेयर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। ठीक है ना, और अपने आप बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये एकदम फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा। तो जो चीजें 0 है, वर्क 0, Q 0, हीट ट्रांसफर नहीं है तो दोनों का सम डेल्टा E 0, सिमिलरली डेल्टा T 0, डेल्टा H 0। क्योंकि डेल्टा E के फार्मूले में क्या आता है, NCV डेल्टा T, और डेल्टा H के फार्मूले में NCP डेल्टा T। तो अगर डेल्टा E 0 होगा तो डेल्टा T भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक। एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस को हम बोलते हैं कि नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या लेनी है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे पहला ले रहा हूं केस फर्स्ट, ये ले रहा हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का क्या मतलब है कि स्लोली किया जाएगा और इनफाइनाइट स्टेप्स में किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं डिराइव कर रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, D इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इस केस में W को डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 0। डी ई को क्या लिख सकते हैं हम, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की जगह माइनस पी डी। सही है। अब इसमें माइनस पी डी वी जगह क्या लिख दूं, एन आर टी अपॉन वी, ये क्या हो जाएगा डी। और इसको ऐसे रहने दूं मैं कि एन सी वी डी टी। डिराइव कर रहे हैं हम रिलेशन, कैसे आएगा वो देखा। एन सी वी डी टी अपॉन टी बराबर ही हो जाएगा माइनस एन आर डी वी अपॉन वी। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं T1 से T2 टेम्परेचर और इसका इंटीग्रेशन कर दूं V1 से V2, ठीक। ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी CV ln T2 बाई T1, सही है। और यहां आ जाएगा माइनस R ln V2 बाई V1, सही है। इसको मैं लिख सकता हूं CV ln T2 बाई T1 बराबर R ln V1 बाई V2। माइनस साइन है तो उसको जो है उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। CP माइनस CV होता है R, तो अगर मैं CV से डिवाइड कर दूं तो CP अपॉन CV माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV हो जाएगा। CP अपॉन CV को पॉइजन कांस्टेंट बोलते हैं गामा, माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। तो R अपॉन CV की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, गामा माइनस 1। गामा क्या बोलते हैं अपन, CP अपॉन CV। इधर आ जाते हैं अपन। इस रिलेशन को मैं क्या लिख रहा हूं, ln T2 बाई T1 बराबर R अपॉन CV ln V1 बाई V2। इसकी जगह मैंने रखा ln T2 बाई T1 बराबर गामा माइनस 1 ln V1 बाई V2, ठीक। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं पावर में तो ये आ जाएगा ln T2 बाई T1 बराबर ln V1 बाई V2 की पावर, यहाँ क्या आ जाएगा गामा माइनस 1। ln दोनों तरफ से हटा दूं तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, यहाँ आ जाएगा गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा T1 V1 गामा माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। ये V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक, कॉन्स्टेंट, ठीक है। T की जगह मैं लिख दूं nRT अपॉन P और V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सोल्व करेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, ये T हो जाएगा PV अपॉन NR। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी मैं यूज कर सकता हूं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। उसी रिलेशन को मैं अलग फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे V की जगह nRT अपॉन P रख दूं तो ये हो जाएगा P1 माइनस गामा इंटू यहां हो जाएगा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या ऐसे लिख सकता हूं P T गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो रिलेशन भी अपन यूज कर सकते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ से जो है पी वी की जगह मैंने रख दिया टी गामा पी गामा, ठीक है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फार्मूले हैं, कौन कौन से हैं? एक तो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उधर टी वी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। ठीक, तो अगर मान लो प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन हो तो ये यूज कर लेंगे, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन ये यूज करना है, और टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन हो तो यूज करना है। ठीक, क्वेश्चन कैसे हो सकता है? एक सिंपल क्वेश्चन ही बोल सकते हैं कि एडियाबेटिकली 1 लीटर से 8 लीटर तक एक्सपेंड कर दिया है, इनिशियल प्रेशर दे दिया, फाइनल प्रेशर निकालो। एक सिंपल क्वेश्चन यहां से इमेजिन अपन ये कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज है वो है कि गामा क्या निकालना मुझे। ठीक, तो गामा इज इक्वल टू मैंने लिखा है सीपी अपॉन सीवी। सीवी हमने लिखा था f/2 + 1 इंटू आर, और सीवी लिखा था f/2 आर। सोल्व करो तो ये हो जाएगा 1 + 2/f। ठीक, तो गामा की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाली जाएगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मैंने याद हो तो लिखा था 356। अगर मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना कंसिडर करूं तो ये किसके लिए था? मोनो एटॉमिक, ये किसके लिए था? डाई एटॉमिक, या फिर लीनियर पॉली एटॉमिक, लीनियर पॉली एटॉमिक, और ये किसके लिए था? नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां रखना चालू करूं तो सबसे पहला केस कि मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना आएगा? गैस, इसका एग्जांपल जैसे हीलियम, हीलियम के लिए गामा इज इक्वल टू 3 रख दूं मैं यहां पे, तो कितना आ जाएगा? 5/3, यानी कि कितना लिख दूं? 1.67। सेकेंड केस डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक और लीनियर पॉली एटॉमिक, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मैं ले लूं हाइड्रोजन या फिर CO2 ले लूं। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 रखूंगा तो 7/5 इज इक्वल टू 1.4। और तीसरा केस है नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल है SO2। गामा क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू 8/6, यानी कि 4/3 इज इक्वल टू 1.3। ठीक, तो क्वेश्चन में गैस मेंशन कर देगा, तो गैस मेंशन करने से मुझे गामा पता लग जाएगा, और गामा पता लग जाएगा तो मैं कहाँ यूज कर लूंगा इसे? P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 का। उसको क्या करना पड़ेगा? 2 वॉल्यूम देने पड़ेंगे, एक प्रेशर देना पड़ेगा, तो उसे अननोन हम क्या निकाल लेंगे? P2। ठीक, तो एडियाबेटिक कांस्टेंट जो है पॉइजन कांस्टेंट बोलते हैं इसे अपन, तो गामा इज इक्वल टू 5/3, 7/5 और 8/6। ये जो हम निकालना चाह रहे हैं कि वर्क फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, अगर मैं वर्क की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं तो W इज इक्वल टू मुझे करना पड़ेगा PdV, वेर V1 से V2 तक इंटीग्रेशन कर। यही फार्मूला है जनरल, शुरू में जो हमने लिखा था इंटीग्रेशन PdV। अच्छा, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक, यहां से मैं P की जगह क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा। इसको उठाकर मैं यहां रख दूं तो वर्क इज इक्वल टू माइनस K अपॉन V की पावर गामा dV, और ये V1 से V2। V की पावर माइनस गामा हो जाएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी? माइनस V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? K बाहर है, माइनस K, और ये होगा V1 से V2। अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं, अगेन ये भी एक डेरिवेशन है, रिजल्ट याद करेंगे अपन सीधा। ये हो गया माइनस
इसको मैं लिख दूं कि K अपॉन गामा -1 और यहां हो जाएगा V2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा +1। ठीक है, ये चीज कैसे की मैंने, यहां से माइनस कॉमन लिया, इसको बाहर ले लिया तो गामा -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया, लिमिट पुट कर दी, एक बार V2 एक बार V1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन गामा -1 ये हो जाएगा K V2 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस K V1 अपॉन V1 की पावर गामा। इस चीज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन गामा -1 यह आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 और ये वर्क आ गया किसके लिए, रिवर्सिबल। सॉरी, अब अगेन क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन कैसे होगा कि गैस इज एडियाबेटिकली रिवर्सिबली एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 8 लीटर। इनिशियल प्रेशर दे दिया 180, 2 वॉल्यूम दे देगा और एक प्रेशर दे देगा, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा लगा के मैं निकाल लूंगा चौथा अननोन। गामा की वैल्यू मुझे गैस दे देगा, अगर वो हीलियम जिसे मान लो तो मुझे गामा पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहां सोल्व करके क्या निकाल लेंगे, वर्क। तो एक तरीका वर्क निकालने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि सिंस Q इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W और W इज इक्वल टू डेल्टा E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, NCV डेल्टा T, या मैं इसको लिख सकता हूं NCV T2 माइनस T1, वेयर CV इज इक्वल टू, CV को मैं क्या लिख सकता हूं, CV इज इक्वल टू F/2 R। अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो मैं यहां से F रखकर CV निकाल लूंगा। तो अगर क्वेश्चन 2 टेम्परेचर के बारे में, अगर वो बोलता है कि एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली इनिशियल टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल इज 327 डिग्री, अगर उसने 2 टेम्परेचर दे दिए क्लियर कट, तब तो मैं सीधा यूज कर लूंगा। ठीक है ना, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, N की। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो दूसरा तरीका वर्क निकालने का क्या है, टेम्परेचर की टर्म में, कि गैस के मोल दे दिए, CV पता लग जाएगा गैस के नेचर से, और ये T2T। ठीक है ना, तो अब आपको क्या याद रखना है, जो अभी तक अपने पढ़ा है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक में P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, उसका यूज कर सकता हूं, और वर्क 1 अपॉन गामा -1 P2 V2 माइनस P1 V1, या फिर NCV T2 माइनस T1। ठीक, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, पहला फार्मूला तो वर्क का मैं हमेशा लिख सकता हूं कि डेल्टा E इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से Q प्लस W। Q यहां पे क्या हो जाएगा, 0, और W इज इक्वल टू डेल्टा E, और डेल्टा E को मैं लिख सकता हूं NCV डेल्टा T। तो पहला फार्मूला तो वर्क का मैं यहां भी यूज कर सकता हूं, यही फार्मूला हम रिवर्सिबल में भी यूज कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला दोनों के लिए कॉमन है, NCV डेल्टा T, उधर भी NCV डेल्टा T। ठीक है ना, ये सिमिलरिटी हो गई। दूसरा फार्मूला वर्क का, वर्क इरिवर्सिबल बोल रहा हूं, तो ये क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक, W इरिवर्सिबल बराबर माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब मैं इसको जो है किस फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, यहां से एक और फार्मूला मैं इसके लिए चेंज कर रहा हूं, W इज इक्वल टू NCV, ये T2 माइनस T1। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले R अपॉन CV को लिखा था गामा -1, तो CV क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। यहां पे रख दूं मैं इसे N, R अपॉन गामा -1, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। इसको मैं अंदर ले जाऊं, NRT2 माइनस NRT1 अपॉन यहां क्या आ जाएगा नीचे गामा -1। NRT2 को मैं क्या लिख सकता हूं,
P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू W। अब ध्यान देना कि ये फार्मूला जो है यही सेम फार्मूला यहां भी आ रहा है, ठीक है ना, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस, ठीक। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि यहां मैं ये यूज कर सकता हूं कि P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा, ये यहां पे वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, रिवर्सिबल, ठीक। लेकिन अगर मैं इधर आ जाऊं, इरिवर्सिबल में भी यही फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहां पर P1V1 गामा इज नॉट इक्वल टू P2V2 गामा, मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। तब मैं किसका यूज करूंगा, nRT2 या T2, या इसको ऐसे लिख दूं मैं, P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2। हम यूज करेंगे इसका। तो समझ आइए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये फार्मूला दोनों में लगा सकते हैं। ये वाला फार्मूला केवल किसके लिए लगा सकते हैं, फॉर इरिवर्सिबल, और ये फार्मूला अपन दोनों के लिए लगा सकते हैं। लेकिन फर्क क्या होगा कि वहां पर मैं वैलिड रखूंगा P1V1 रिवर्सिबल में P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2, और यहां पर मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2, ठीक ना। अब ये दोनों का जो क्लियर कट डिफरेंस है वो एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है ना। ये चीज तो क्लियर होगी सब लोगों को, जो अपन ने डिराइव किया है, अभी तक डेरिवेशन किया है अपन ने, लेकिन अब आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। P1 T1 यहां से क्या आ जाएगा, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा। P1 कितना लिया है मैंने, 16 ATM, T1 कितना है 300, P2 1 ATM, सॉरी ये T2 है, यहाँ पे T2 मुझे निकालना है। अब यहां से सोल्व कीजिए, तो T2 कितना आ गया, T2 इज इक्वल टू 150 केल्विन, सही है। अब 150 केल्विन आ गया है अगर ये, तो अब दूसरा पार्ट मुझसे पूछा जाएगा, पहला पार्ट तो ये पूछा इसने कि T2 कितना होगा फाइनल टेम्परेचर, दूसरा पार्ट है कि वर्क कितना हुआ। अब देखो ये चीज में एक और लॉजिक से समझा दें कि शुरू में टेम्परेचर 300 है। अब एक सिंपल कॉमन सेंस से सोचें कि टेम्परेचर फाइनल 300 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर मान लो मैं गैस को एक्सपेंड कर रहा हूं तो कुछ एनर्जी खर्च कर रहा है ना, एनर्जी खर्च करेगा तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी, इसका मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है ना। तो आंसर, फाइनल आंसर शुड बी लेसर देन 300 केल्विन। ये बात समझ आ गई। अब वर्क पूछेगा तो वर्क क्या है, NCV T2 माइनस T1, मोल मैंने कितने दे दिए 1, CV की वैल्यू F/2R, F कितना लूंगा मैं यहां पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 6 लूंगा, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 3R। ये यहां सॉल्व करके रख दूं मैं तो कितना आने वाला है, माइनस या प्लस, माइनस 450R। अब आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं यहां R की वैल्यू रख दूं 2, तो ये क्या आंसर आ जाएगा कैलोरी, या फिर मैं जो है यहां पे माइनस 450 2 R की जगह रख दूं 8.314, तो आंसर किस में आ जाएगा। तो आगे सोल्व करने के दो तरीके हैं। तो क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से, ठीक जी। सेम क्वेश्चन में लिख रहा हूं 1 मोल SO3 गैस is adiabatically and irreversibly, या इसको मैं ऐसे लिख दूं adiabatically expanded against constant external pressure of 1 atm
फ्रॉम इनिशियल 16 atm and 300 Kelvin temperature. पहला पार्ट मुझसे पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. फाइनल टेम्परेचर वुड बी, देखो सबसे पहली बात तो एडियाबेटिकली है प्रोसेस और अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. ये लाइन अगर किसी क्वेश्चन में आ गई है, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल. अब इरिवर्सिबल है तो P1 इंटू टी गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू P2 T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा. अब मैं इसका यूज तो नहीं कर सकता, ठीक है ना. क्यों यूज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेस कौन सा हो गया, ये बात समझ आ गई. रिवर्सिबल होगा तो यूज कर लूंगा मैं और सीधा निकाल लूंगा. ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. इस वाले पार्ट में ये हमें सोचना पड़ेगा कि P1 को वैल्यू दे दी हमें 16 atm और T1 मुझे दे दिया 300 केल्विन इनिशियल, ये वाला वैल्यू, ठीक है. T2 मुझे निकालना है, P2 कितना होगा ये हमें सोचना है. अब बताइए P2 कितना होगा. P2 होगा 1 atm. कैसे होगा वो समझ लो. गैस रखी हुई थी, ऊपर प्रेशर लगा रही थी 16 atm. मैंने सडनली जो है 16, अब जब पिस्टन रखा हुआ है तो अगर गैस 16 atm लगा रही है तो ऊपर से भी 16 atm लग रहा होगा, क्योंकि अगर ये 16 atm लगा रही है और पिस्टन स्टेबल है तो तभी स्टेबल हो सकता है ना जब 16 के साथ बैलेंस करने के लिए 16 हो, ठीक ना. तो अगर ये 16 atm है, ये 16 atm है. अब अगर मान लो मैं सडनली 16 atm को हटाकर 1 atm कर देता हूं तो ऊपर लगने वाला प्रेशर 1 atm है और नीचे 16 है, तो गैस क्या करेगी, ऊपर उठाते जाएगी. और कब तक, अच्छा गैस जब ऊपर उठाते जाएगी तो गैस का अंदर का प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है. पिस्टन ऊपर उठता जाएगा, कब तक, कब जाके रुकेगा, जब इसका प्रेशर कितना हो जाए 1 atm. समझ गए बात हो. तो लास्ट फाइनल जो प्रेशर होगा P2 वो कहां आके रुकेगा, 1 atm. अब मुझे क्या पता लग गया, P1 T1 P2. अब मुझे क्या निकालना है, T2. रिवर्सिबल होता तो मैं सीधा ही निकाल लेता वहां रखकर, P1 T1 गामा अपन 1 माइनस गामा में रख के. अब ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम T2 कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं कैलकुलेशन T2 के लिए. सिंस Q इज इक्वल टू 0 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा E को मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू W, और W को मैं क्या लिख सकता हूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. सही है. माइनस P एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1. लिखा जा सकता है ऐसा. ऐसा मैं सिर्फ किसके लिए लिख सकता हूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. तो इरिवर्सिबल के लिए P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. अब NCV इसको लिख सकता हूं R अपॉन गामा माइनस 1. ये क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1. ये मैंने किसकी जगह लिख दिया, बराबर माइनस P एक्सटर्नल, यहां जाएगा NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P. अगर मैं यहां से इसे कैंसिल आउट कर दूं N और R को, तो मेरे पास रिलेशन आएगा T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 बराबर, यहां से आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल, ये आ जाएगा T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1. ये रिजल्ट हम सीधा याद कर सकते हैं इरिवर्सिबल के केस में. अब आप ये देखिए कि यहां से मेरे पास क्या क्या चीजें हैं. गामा मुझे पता लग जाएगा SO3 गैस का, तो गामा की वैल्यू फॉर SO3 कितना होगा, 4/3 1.33. ठीक. मेरे पास T1 है, ठीक है. P एक्सटर्नल है और मैंने P2 को किसके बराबर मान लिया है, फाइनली P एक्सटर्नल के बराबर. ठीक. तो अननोन जो है क्या बच जाएगा यहाँ पे, T2.
रख के देख लें अपन। T2 निकालना है, T1 300, गामा की वैल्यू 4/3 -1 बराबर माइनस पी एक्सटर्नल 1 ATM। T2 निकालना है, ये भी कितना हो गया 1 ATM माइनस T1 कितना हो गया 300, P1 कितना है 16। अननोन क्या बचा है यहां से T2। अभी क्लियर कट समझ पा रहे हैं कि अपन इरिवर्सिबल में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं P1 T1 वाला, क्योंकि वो कौन से के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस के। हम इनडायरेक्टली डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू रखकर डेल्टा ई की जगह एनसीवी डेल्टा टी और डब्ल्यू की जगह माइनस पी एक्सटर्नल V2, और हमने रख के सोल्व करके क्या निकाल लिया T2। अगर हम यहां से T2 निकाल चुके हैं तो फिर अगला पार्ट वर्क पूछेगा, तो वर्क का फार्मूला क्या होगा एनसीवी T2 माइनस T1। ये तो दोनों के लिए यूज कर सकता हूं मैं, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं एन CV कितना आया था F/2R, यानी कितना आ गया था CV इज इक्वल टू F6 यानी कि 3R, और ये T2 माइनस T1 यानी 300। मोल कितने लिए हैं, कर लेंगे सर। तो यहां से आप ये बताओ कि T2 कितना आ रहा होगा। T2 इज इक्वल टू 140, चलो वो सोल्व कर लेना आप। T2 निकल जाएगा, तो T2 निकलने के बाद यहां से वर्क आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एडियाबेटिक वाले प्रोसेस में, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कराए हैं दोनों क्वेश्चन कि अगर रिवर्सिबल होगा तो अलग तरीके से सोल्व करेंगे, इरिवर्सिबल होगा तो अलग तरीके से, ठीक। क्वेश्चन में अगर वो पी एक्सटर्नल बोल रहा है कहीं ना कहीं कि अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो अपने आप वो प्रोसेस क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए उसको लिखना पड़ेगा, या फिर वो ऐसे लिखेगा, रिवर्सिबल वर्ड ना लिखेगा तो ये बोलेगा वेरी स्लोली एक्सपेंडेड, या फिर ये लिखेगा एक्सपेंडेड इन इनफाइनाइट स्टेप्स। समझ बात हो, तो फिर हमें उसी हिसाब से सावधानी रख के करना। ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है, फॉर इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यहां से अपन जो है दिस इज वैलिड फॉर इरिवर्सिबल, नोट कर लीजिए कि मान लो ए पॉइंट है और यहां से मैं बी पॉइंट तक एक गैस को एडियाबेटिकली जो है ले जाता हूं, लेकिन ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। सपोज ये टेम्परेचर इनिशियल T1 है और ये फाइनल T2 है, ठीक। अगर मैं सेम कंडीशन से इस प्रोसेस को कैसे कराऊं सेम पॉइंट बी तक, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, तो मुझे यह प्रूव करना है कि T2 डैश इज नॉट इक्वल टू T2, यानी अगर दोनों इनिशियल सेम टेम्परेचर से स्टार्ट किए गए तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम नहीं होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। और इसका कारण क्या है कि अगर मैं W रिवर्सिबल लिखूं तो इट इज नॉट इक्वल टू W इरिवर्सिबल। व्हाई? बिकॉज वर्क इज ए पाथ फंक्शन, तो पाथ पे डिपेंड करेगा इसी, यानी मैं यहां से यहां तक धीरे धीरे करके ले जाऊं या मैं सडनली ले जाऊं, तो उस केस में दोनों वर्क क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, पाथ फंक्शन है। अब आप ये देखो कि एडियाबेटिक में Q तो 0 होगा, तो डेल्टा E क्या होगा यहां पे, इज इक्वल टू W। इसका मतलब डेल्टा E रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू डेल्टा E फॉर इरिवर्सिबल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NCV T2 माइनस T1, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, NCV T2 डैश माइनस T1। मैंने क्या किया है, दोनों केस में इनिशियल टेम्परेचर सेम रखा गया है। अगर मैं यहां से देखूं साइन, इसका मतलब T2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 डैश। ये प्रूव कर रहे हैं कि सेम टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि मैंने दो फिक्स पॉइंट ले लिए, एक बार मैंने क्या किया, इनिशियल टेम्परेचर सेम रखा मैंने दोनों के लिए, एक बार तो मैं इसको ले गया हूं ऐसे और टेम्परेचर आ गया T2, फिर एक बार मैं सडनली ले गया यहीं तक और टेम्परेचर आ गया T2 डैश। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि T2 इज नॉट इक्वल टू T2 डैश, और वो कहां से आया है, यहां से। वर्क इज नॉट इक्वल,
डेल्टा ई इज नॉट इक्वल, सो डेल्टा टी इज ऑल्सो नॉट इक्वल. ये रिवर्सिबल का फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इरिवर्सिबल. तो सिंस T1 इज सेम फॉर बोथ केसेस, बट T2 क्या होगा? नॉट इक्वल टू T2 डैश. अब इसी चीज को हम एक और तरीके से प्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट मैं ले रहा हूं एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन वर्सेस एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन. दोनों के केस में Q क्या होगा? 0. यहां भी Q क्या होगा? 0. मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर दोनों का मैं रख दूं. इनिशियल टेम्परेचर इसका T1, इसका भी T1. अब Q 0 है तो मैं लिखूंगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू वर्क रिवर्सिबल, और यहां लिखूंगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू W इरिवर्सिबल. दोनों के केस में अलग अलग. अब इन दोनों के लिए मुझे बताना है कि कंप्रेशन कर रहे हैं. तो एक रिजल्ट अपन आइसोथर्मल में कर चुके थे कि वर्क लगाना पड़ेगा कंप्रेशन में. कहां ज्यादा लगाना पड़ेगा? वर्क कहां ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें? ऐसे या ऐसे? आइसोथर्मल में मैंने कहा था, रिजल्ट याद करो वापस. हमने कहा था आइसोथर्मल में 1 स्टेप, 2 स्टेप और इनफाइनाइट स्टेप में कंपैरिजन किया था. हमने कहा था कि मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड अगर मैं उसको रिवर्सिबली कंप्रेस करा रहा हूं. इसका मतलब कंप्रेशन में W रिवर्सिबल इज लेस देन W इरिवर्सिबल. रिजल्ट ध्यान है, वर्क की जरूरत कम कहां पड़ेगी? रिवर्सिबल. इसका मतलब डेल्टा E रिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा E इरिवर्सिबल. इसका मतलब डेल्टा T रिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा T इरिवर्सिबल. इसको मैं क्या लिखूंगा? फाइनल T2 माइनस T1 और ये T2 डैश माइनस T1 फाइनल. इसका मतलब T2 लेस देन क्या आ गया? T2. तो डिफरेंट है ये, और उनमें भी रिलेशन क्या आ गया कि T2 डैश लेस देन T2. T2 किसका है? इसका फाइनल टेम्परेचर, इसका T2 और इसका T2. तो आपको याद रखना ये वाला रिलेशन जो मैं यहां लिख रहा हूं. बात समझ में आ गई? अच्छा, इस केस में जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो कंप्रेशन में वर्क क्या होता है? पॉजिटिव. वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा E भी क्या होगा? पॉजिटिव. इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? इसमें हीटिंग. ठीक है ना? ये चीज किसमें लेते हैं अपन? कंप्रेशन. ये मैं पहले भी लिख चुका हूं ऑलरेडी, है ना? तो कंप्रेशन में हीटिंग विल टेक प्लेस. अगर कूलिंग करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने में उल्टा होगा, कूलिंग विल टेक प्लेस. ठीक. तो अब अपन दूसरा कंपेरिजन कर रहे हैं, कंप्रेशन के बजाय एक्सपेंशन वर्सेस एक्सपेंशन. ये बात समझ में आ गई? ये वही पॉइंट है जो मैं इधर प्रूव कर रहा हूं कि T2 नॉट इक्वल टू T2 डैश. दोनों का फाइनल टेम्परेचर बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हमने रिलेशन निकाल लिया कि कौन सा ज्यादा होगा. ज्यादा कौन सा होगा? ये किसके लिए है? इरिवर्सिबल. और ये वाला किसके लिए है? रिवर्सिबल. दूसरा प्रूव करते हैं पीवी कर्व पर. अगर मान लो मैं ये कर्व बना दूं, ये मैं कर रहा हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन. ये टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर T2. अब देखो, दो प्रोसेस है हमारे पास, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल. कर्व केवल किसके लिए वैलिड होगा? रिवर्सिबल. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे उसमें. इरिवर्सिबल के लिए कभी भी कर्व नहीं बनेगा, उसके लिए केवल 2 ही पॉइंट होंगे. समझ गए बात को? कर्व किसके लिए वैलिड है सर? रिवर्सिबल. अब मान लो मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा हूं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम करके. ठीक.
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहला केस वॉल्यूम कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T। और मुझे ये पता लग गया है कि P अगर मान लो T इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन फाइनल, T रिवर्सिबल, इसका मतलब P इरिवर्सिबल ग्रेटर देन P रिवर्सिबल फाइनल। मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि मान लो यहां प्रेशर P2 है, तो इसी लाइन पर आगे जाके P2 डैश आएगा, किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। बात दोबारा समझो, T1 से T2 तक ले गया मैं, ठीक है ना। अब उसी प्रोसेस को मैं इरिवर्सिबल ले जा रहा हूं T1 से T2 डैश तक। मुझे पता है कि T2 डैश इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है। अगर इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कर्व में खींचू इधर, तो ये पॉइंट तो कौन सा था, ये तो रिवर्सिबल का था, और आगे जाके इसी लाइन पे कहीं आएगा इरिवर्सिबल। और सेकंड केस, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो मैं ये लाइन यहां से खींचूं कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन, तो यहां आगे जाके मान लो ये V2 रिवर्सिबल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, V2 डैश फॉर इरिवर्सिबल। ये कैसे आया कि वॉल्यूम वहां ज्यादा होगा जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिंस T2 रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन T2 फॉर रिवर्सिबल, इसलिए मैं कह सकता हूं कि V2 डैश फॉर इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन V2 फॉर रिवर्सिबल। ठीक है, कंक्लूजन तो वही है कि T2 लेस देन T2 डैश। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई कर्व? पहले एक बार बता दो, वरना मैं दोबारा और समझा दूंगा। एक बार और समझे इसे, ठीक है। चलो, हमने इनिशियली क्या लिया है, T1, फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल में T2, इरिवर्सिबल में T2 डैश, ठीक है। और मैंने ये प्रूव कर लिया है कि T2 डैश ग्रेटर देन T2, सही है। अब मैंने क्या किया, रिवर्सिबली इस प्रोसेस को T1 से कहां ले गया मैं, T2 तक, ठीक। और फाइनल प्रेशर P2 और V2 है। अब इनिशियल पॉइंट में रिवर्सिबल का भी सेम ही ले रहा हूं, लेकिन फाइनल मुझे देखना है कि क्या होगा। तो मैंने एक लाइन खींची यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T, जहां पे T ज्यादा होगा वहीं P ज्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इरिवर्सिबल का, तो फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल। तो इसी लाइन पे आगे जाके यहां कट कर। दूसरा पॉइंट, प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन खींच दूं यहां, तो V प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहीं वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा है, तो फाइनल वॉल्यूम भी इरिवर्सिबल का ही ज्यादा होगा। आगे बात समझ सको, बोलो। वैसे तो कोई क्वेश्चन के हिसाब से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें तो बस वो रिजल्ट याद रखना है। तो कर्व पे ड्रॉ करने के लिए ये बना दिया मैंने, ठीक। अब दूसरा केस लेंगे अपन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्सेस एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर एक्सपेंशन होगा, ठीक, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, तो टेम्परेचर में कमी आएगी, मतलब क्या होगा, यानी एडियाबेटिकली आप किसी गैस को एक्सपेंड करोगे तो कूलिंग होने वाली है, टेम्परेचर कम होने वाला है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं कि अचानक से साइकिल की ट्यूब में से हवा निकाली जाए, ठीक ना, तो वो हवा जब निकलेगी तो ठंडी लगती है, ठीक ना। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसका। और अगर अपन साइकिल की ट्यूब में हवा भरे दबा के उसे, तो एनर्जी दे रहे हैं, तो अंदर जो हवा जाएगी वो गर्म हो जाएगी, ठीक ना। तो हीटिंग होगी कंप्रेशन में और कूलिंग होगी एक्सपेंशन। अब आप ये देखो, फाइनल टेम्परेचर T2 रिवर्सिबल, T2 डैश इरिवर्सिबल। मैं लिख रहा हूं कि W रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू W इरिवर्सिबल। ये तो सही है, पाथ फंक्शन है। अब आइसोथर्मल वाला रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं यहां पे। आइसोथर्मल वाला रिजल्ट ये है कि W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। उल्टा हो जाता है।
तो डेल्टा ई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल्टा ई इरिवर्सिबल। इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा टी रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल्टा टी इरिवर्सिबल। इसको लिखूंगा T2 माइनस T1 और ग्रेटर देन T2 डैश माइनस T1। अब यहां से ये बताइए कि रिलेशन जो है कौन सा होल्ड करेगा, यानी कि इसको मैं ऐसे कर दूं, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूं कि डेल्टा टी रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल्टा टी इरिवर्सिबल। यहां तक तो सही है। इसका मतलब यहां पे ज्यादा कूलिंग होगी, मोर कूलिंग, ठीक। यहां पे क्या होगा, लेस कूलिंग। इसका मतलब इसका फाइनल टेम्परेचर T2, इसका T2 डैश। तो कौन सा कम होगा दोनों में से? T2 कम होगा ना, ज्यादा कूलिंग यहां हो रही है, ठीक है। तो यहां भी सेम रिजल्ट है, चाहे कोई भी हो, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, T2 डैश इज ग्रेटर देन T2। ये किसका आ रहा है, इरिवर्सिबल। ये किसका आ रहा है? तो समराइज कर दूं मैं इसको, एडियाबेटिक चाहे कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। अगर मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को कंपेयर करा रहा हूं इनिशियल टेम्परेचर सेम रखकर, तो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा हमेशा, इरिवर्सिबल। ये इसका समरी है। बात समझ आ गई? ये वाली चीज में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो समझ लो। आइसोथर्मल में हमने देखा था कि जब गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क रिवर्सिबल कम था, लेकिन जब एक्सपेंशन होता था तो वर्क रिवर्सिबल ज्यादा आता था। अगर वर्क ज्यादा है तो डेल्टा ई भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि क्यू तो 0 है। अगर डेल्टा ई ज्यादा है तो डेल्टा टी भी ज्यादा है। तो डेल्टा टी रिवर्सिबल का ज्यादा है, डेल्टा टी रिवर्सिबल से। लेकिन ये चीज क्या हो रही है, कूलिंग। तो यहां ज्यादा कूलिंग है तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा डिप करेगा ना, तो फाइनल टेम्परेचर इसका कम है और रिवर्सिबल का ज्यादा है, तो वही चीज होगी। और इसी को मैं कर्व पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अब की बार अपन कर्व में एक्सपेंशन वाला केस ले रहे। मैंने इनिशियल T1 लिया और इस पॉइंट से कर्व बना दिया। मैंने कहां तक पहुंचा दिया इसे, T2 तक, P2 तक और V2 तक। अब अगर मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल। मान लो मैं सेम पॉइंट से इरिवर्सिबल स्टार्ट करता हूं, तो उसके लिए मुझे 2 ही पॉइंट पता लगेंगे, इनिशियल और फाइनल। मैं अगर फाइनल वॉल्यूम सेम कर दूं तो यहां कहीं जाकर P2 डैश आएगा इरिवर्सिबल का। क्या कारण है? यही कारण है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर वहां ज्यादा होगा जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर कहां ज्यादा है, T2, या इसको से कर दूं T2 डैश ग्रेटर देन T2। ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, तो मैं ये लिख सकता हूं P2 डैश ग्रेटर देन P2। बात समझ आ गई? यानी इस लाइन पर जाऊंगा तो इरिवर्सिबल का प्रेशर ज्यादा आएगा, किससे? ये रिवर्सिबल का है, दिस इज फॉर रिवर्सिबल, दिस इज फॉर रिवर्सिबल। अब अगर मैं लाइन यहां से खींच दूं कांस्टेंट प्रेशर वाली, तो यहां कहीं जाकर मुझे V2 डैश मिलेगा, किसका? इरिवर्सिबल। इसका क्या लॉजिक है, ये वाला। वॉल्यूम वहां ज्यादा होगा जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर कहां ज्यादा है, इरिवर्सिबल में, तो फाइनल वॉल्यूम भी कहां ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल। तो फाइनल वॉल्यूम अगर ये V2 रिवर्सिबल है तो आगे जाके V2 डैश इरिवर्सिबल। ठीक, दोनों में एक ही कंक्लूजन है। यानी पहला कंक्लूजन कि अगर इनिशियल टेम्परेचर सेम रखा जाए तो फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। किस में कंपैरिजन कर रहा हूं, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। फिर उन दोनों का कंक्लूजन ये है कि चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल। और उनको कर्व पे डिनोट किया है मैंने, तो कर्व पे डिनोट क्या किया है, दोनों ही केस में अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन खींचूंगा तो प्रेशर किसका ज्यादा है, दोनों ही कर्व में इरिवर्सिबल का। और अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन खींचूंगा तो दोनों ही केस में वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल। फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए बात को?
रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे पहला केस ले रहा हूं मैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। इसमें इक्वेशन कौन सी वैलिड होती है? पीवी गामा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी के लिख दूं मैं इसे, तो P इज इक्वल टू के अपॉन वी होगा। यानी मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो बताइए कैसा कर्व होता था इसका? इस तरीके से, सही है। अगर मैं एक लाइन में कर्व खींच रहा हूं, इसका मतलब किसके लिए? सिर्फ रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए तो अपने पास लाइन होगी नहीं, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर रिवर्सिबल। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं, कर्व का स्लोप, तो स्लोप क्या होगा? डीपी अपॉन टी। पी को डिफरेंशिएट कर दूं मैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो ये चीज क्या आ जाएगी? माइनस के अपॉन यहां क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर, और ये चीज हो जाएगी माइनस के अपॉन वी इंटू वी, यानी के अपॉन, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं माइनस पी अपॉन पी। ये तो डिफरेंशिएशन वाली प्रॉब्लम है। डीपी अपॉन डीवी करेंगे तो वी की पावर माइनस वन, ठीक है ना। वी की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस वी की पावर माइनस टू, और वो नीचे आके यहां ऐसे कर लिया। अब दूसरा मैं केस ले रहा हूं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक किसको फॉलो करता है? पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। इसका मतलब P इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर क्या हो जाएगा? गामा। यहां से भी आप ये देख सकते हो कि V बढ़ाऊंगा तो P घटेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो, दोनों का कर्व एक जैसा ही आने वाला है। कौन सा? इस तरीके से पीवी कर्व एडियाबेटिक का भी कैसे आने वाला है? ऐसा। कंक्लूजन ये है कि दोनों का ही कर्व एक जैसा है, चाहे आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक हो। लेकिन मैं इनका आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं। कैसे? कि मैंने लिखा कि P इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा। स्लोप क्या हो जाएगा? डीपी अपॉन डीवी कर्व का क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस जाएगा तो गामा के अपॉन वी की पावर, ये कितना हो जाएगा? माइनस गामा माइनस वन, यानी कि गामा प्लस वन। इसको सोल्व करूंगा तो माइनस गामा के अपॉन वी की पावर गामा इंटू वी हो जाएगा। इसकी जगह लिख सकता हूं माइनस गामा पी अपॉन बी। यानी कि मैं स्लोप ले लूं, स्लोप एडियाबेटिक अपॉन स्लोप आइसोथर्मल, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? बराबर गामा अपॉन वन। और सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो स्लोप वन से बड़ा होगा। दोबारा बात समझना है चीज। आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा? माइनस पी अपॉन वी। एडियाबेटिक का स्लोप क्या होगा? माइनस गामा पी अपॉन वी। दोनों का रेशियो ले लूं मैं तो ये गामा अपॉन वन आएगा। गामा हमेशा एक से बड़ा है, तो इन दोनों का रेशियो एक से बड़ा है। यानी मैंने कंक्लूजन क्या निकाला कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक। अब इसका यूज मैं कहां करूंगा? दोनों के कंपैरिजन करते समय। कैसे होगा वो देख रहे हैं। पीवी कर्व में एक्सपेंशन वाले केस में मैं दो कर्व ड्रॉ कर रहा हूं यहां से इस तरीके से। इनमें से एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक है। आपको बताना है आइसोथर्मल कौन सा है, एडियाबेटिक कौन सा है। नीचे वाला तो है एडियाबेटिक और ऊपर वाला कौन सा है? आइसोथर्मल। कहां से पता लगा? मैं स्लोप से। स्लोप किसका ज्यादा है? एडियाबेटिक का। तो एक जैसे कर्व हैं दोनों, लेकिन स्लोप ज्यादा होगा एडियाबेटिक का।
अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं। रिवर्स ये है कि मैं कंप्रेशन का केस ले रहा हूं, यहां से एक कर्व ऐसे, एक कर्व ऐसे। अब आपको बताना है एडियाबेटिक कौन सा है, आइसोथर्मल कौन सा है। ऊपर वाला एडियाबेटिक और नीचे वाला आइसोथर्मल। क्यों? स्लोप देख के बता सकता हूं। कर्व अगर फ्लैट होगा तो स्लोप कम होगा, अगर स्टीप कर्व होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। तो चूंकि स्लोप एडियाबेटिक का ज्यादा है इसलिए वो कर्व ऊपर वाला है, क्योंकि ये एकदम से स्लोप बढ़ गया। और अगर मतलब उल्टा हो गया एक तरह से, एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में एक तरह से उल्टा हो रहा है। यहां कर्व ऊपर कौन सा था, आइसोथर्मल, ठीक ना, क्योंकि इसका स्लोप कम था। यहां ये नीचे वाला कर्व आइसोथर्मल। बात समझ में आ गई है? तो हमने जो चीज करी है वो क्या करी है कि दोनों का कर्व एक जैसा है लेकिन स्लोप ज्यादा किसका है, एडियाबेटिक। n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू। अब n कुछ भी हो सकता है, मैंने n से जनरलाइज कर दिया, तो इसका स्लोप dp अपॉन dv होगा माइनस एन पी अपॉन बी। इसका मतलब अगर मैं n बढ़ाता जाऊंगा तो स्लोप क्या होता जाएगा, मैग्नीट्यूड स्लोप का बढ़ता जाएगा। मैं इस पॉइंट का यूज कहां पे कर रहा हूं कि हम यहां पे पीवी कर्व में कुछ कर्व में बना रहा हूं यहां से, अब आपको ये बताना ये कौन सा कर्व होगा, ये वाला। आइसोबारिक, यानी कि P इज इक्वल टू, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं PV की पावर 1/2 या P स्क्वायर V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां लिख रहा हूं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां लिख रहा हूं PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां लिख रहा हूं PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब पैटर्न देखना आप कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वर्क इसमें मैक्सिमम होगा। क्यों? एरिया अंडर द कर्व यहां मैक्सिमम है। तो अगर मैं ये पूछूं कि सबसे कम वर्क कहां होगा, इन सब में, ये वाला। ये कौन सा कर्व है, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वर्क 0 होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया जाए कर्व बेस्ड, तो मैक्सिमम वर्क ये है और मिनिमम वर्क ये है, इनमें कंपैरिजन करूं, ठीक है। तो वर्क मान लो ये फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो वर्क का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसमें तो वर्क क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई। पैटर्न क्या है यहां पे कि पीवी की पावर n है, n बढ़ाता जाऊंगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा। तो यहां देखो 1/2, फिर यहां 1, फिर यहां गामा। गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और 2 से छोटी होती है। तो गामा 1 से 2 के बीच में, तो कर्व नीचे आ गया। फिर पीवी स्क्वायर यहां आ गया, पीवी क्यूब और नीचे आ जाएगा। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्व नीचे आता जाएगा, ठीक ना। तो ये कर्व मैंने किसके लिए लिखा है, एक्सपेंशन के लिए। अब मैं इस कर्व को रिवर्स करूंगा किसमें, कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा कर्व। कैसे होगा वो देख रहे हैं। पीवी कर्व पर कंप्रेशन वाला केस, अभी बताइए मिनिमम वर्क कहां होगा,
बताओ, वर्क यहां तो क्या होगा, जीरो होगा ना, यहां तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो जीरो ही वर्क है। अगर मैं यहां इनमें आपस में कंपैरिजन करूं तो इनमें सबसे कम वर्क कहां होगा, ये थोड़ा सा उल्टा रिजल्ट आ गया एक तरह से, ऐसा नहीं कि उसी को फॉलो करते हुए वैसे ही उल्टा कर दूं मैं, ठीक है ना। ये तो वर्क क्या हो गया, जीरो, यहां तो वर्क जीरो ही है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इनमें आपस में कंपैरिजन करूंगा तो एरिया अंडर द कर्व मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वर्क के, तो मिनिमम वर्क किस केस में आएगा, इस वाले। अच्छा, ये प्रोसेस P कांस्टेंट हो गया, ये कौन सा, PV की पावर 1/2, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ये PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ये PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी वही रिजल्ट है, उधर जो रिजल्ट था एक्सपेंशन में उसका उल्टा हो गया, स्लोप उसी हिसाब से जाता है नेगेटिव में। तो यहां से अगर मुझसे पूछा जाए कि वर्क का मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट लेस देन सेकेंड, लेस देन थर्ड, लेस देन फोर्थ, फिफ्थ, और सिक्स्थ में तो वर्क क्या हो गया, जीरो। समझ गए बात। आप ऐसा नहीं करोगे कि उसको जो है यहां पे जो है उसी ऑर्डर में कर दो कि, ठीक है ना, सबसे मिनिमम कौन सा होगा, 6 वाला, वर्क जीरो, ठीक है ना। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो वर्क इस केस में कौन सा होगा, साइन वाइज IUPAC के हिसाब से। कंपैरिजन में वर्क पॉजिटिव और एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव। लेकिन कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। एरिया अंडर द कर्व सिर्फ वर्क के मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए हैं। जैसे जैसे मैं n बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे कर्व ऊपर जाता जाएगा कंप्रेशन में, और एक्सपेंशन में जैसे जैसे n बढ़ाऊंगा कर्व नीचे आता जाएगा। तो आपसे इनमें आपस में कंपैरिजन पूछ सकता है, ठीक। यही रोक रहे हैं आज।